तो प्यारे बच्चों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल इंटरनेट पर जारी कर दिया गया है और इंटरनेट वाले सारे मॉडल पेपर का सोल्यूशन हम आपको बारी बारी से एक एक करके हर एक सब्जेक्ट का सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो आज हम लोग जिस सब्जेक्ट का सोल्यूशन करवाने वाले हैं वह है संस्कृत सब्जेक्ट, यानी कि आज हम लोग संस्कृत के मॉडल पेपर को देखेंगे और संस्कृत के मॉडल पेपर में जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सोल्यूशन हम आपको बताएंगे कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक। आपको हम बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही बारीकी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो बस चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आगे आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लीजिएगा ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें सभी का नोटिफिकेशन आपके ऊपर जाते रहे। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे लाइव चैट या कमेंट में बताते चलिएगा। कह रहा है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ठीक है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो ध्यान रखिएगा, उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। तो ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में। पहला नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है, हम आपको पहले भी यह क्वेश्चन बता चुके हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो ध्यान रखिएगा, जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है। ठीक है, जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा निहित है, इसलिए तीसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। तो हमको यह वाला क्वेश्चन भी हम पीछे बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार रिवाइज करा चुके हैं कि कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन सामने निकल करके आ रहा है। हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो आपको बताना है गुरु गोविंद सिंह। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां है, तो आपको बताना है कि उनका जन्म स्थान पटना में है, जिसको कि पटना साहिब भी बोला जाता है और अंग्रेजी में पटना सिटी के नाम से उसको जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है और गुरु गोविंद सिंह सिखों के केवा गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना हुआ है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कि पटना में बना हुआ है गंगा नदी के ऊपर। और कौन से शहर को जोड़ता है? तो वह पटना से हाजीपुर को जोड़ता है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गंगा नदी पर बना हुआ है। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में पाटलिपुत्र शहर के प्राचीनता का संकेत है। सतवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में पाटलिपुत्र शहर की प्राचीनता का संकेत है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया था। तो यहाँ पर आप इतना ही ध्यान रखिएगा जिससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम हो जाएगा कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में, तो किनकी रचना काव्य मीमांसा है? तो राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा और राजशेखर ने ही अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किया है। इस तो आठवां का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अपनी रचना काव्य मीमांसा में, मतलब कि राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा में। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है कि शिव जोड़ उपासकः की संधि क्या होगी। ठीक है, शिव जोड़ उपासकः की संधि क्या होगी? तो शिव जोड़ उपासक, देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद दिया हुआ है और आपसे संधि पूछ रहा है, तो बताइए शिव जोड़ उपासका की संधि क्या होगी। तो शिव उपासका होगा। नौमा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद करते जाइएगा, या फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको अपने नोटबुक में जरूर लिख करके याद कर लीजिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, महानगरम में कौन सा समास है। महानगरम में कौन सा समास है बताइए। तो ध्यान रखिएगा, महानगरम में तत्पुरुष समास है। 10 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आपको समास पूरा एकदम बहुत ही डिटेल में विस्तार से बहुत ही
ही सरल भाषा में आपको बता चुके हैं। तो यदि आप लोग समास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। महानगरम में तत्पुरुष समास है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए उपसर्ग हम आपको बताएं हैं कि किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो हमको देखना है कि प्राचीनतम में पहले क्या लगा हुआ है। तो प्राचीनतम में पहले परा लगा हुआ है, इसलिए 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि प्राचीनतम में परा उपसर्ग है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो ध्यान रखिएगा 12 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि सदैव में अ जोड़ एक की संधि हुई है। ठीक है, सदैव में अ प्लस एक वर्णों की संधि हुई है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ध्यान रखिएगा बिना के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, बिना के योग में तृतीया विभक्ति होती है। 13 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारे रुत मरना सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? यानी कि इसमें से कौन सा वाक्य है जो यहाँ पर लिखा हुआ है शब्द धारे रुत मरना, इस सूत्र पर बनाया गया है, इस सूत्र पर इसको बैठाया गया है। तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा धारे रुत मरना सूत्र का उदाहरण है दिनेशा सुरेशाय शतम धारयति, यानी कि 14 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दिनेशा सुरेशाय शतम धारयति धारे रुत मरना सूत्र का उदाहरण वाक्य है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप मुनि भी हो जाएगा। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप मुनि भी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिबती किस धातु का रूप है? पिबती किस धातु का रूप है? तो आपको याद होगा कि पिबती पा धातु का रूप है। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पिबती है वह पा धातु का रूप है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, साधो किस विभक्ति का रूप है? साधो किस विभक्ति का रूप है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शब्द रूप से यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? साधो किस विभक्ति का रूप है? तो ध्यान रखिएगा साधो सप्तमी विभक्ति का रूप है। 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा होता है? ठीक है, अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा होता है? 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा अस धातु के लट लकार का रूप अस्ति होता है। 18 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अस धातु के लट लकार का रूप अस्ति होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बनीता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? बनीता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ध्यान रखिएगा बनीता में स्त्री प्रत्यय है टॉप। 19 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बनीता में टॉप स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि हन जोड़ कत्वा में कौन सा पद बनेगा? हन जोड़ कत्वा के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, कौन सा पद बनेगा? तो ध्यान रखिएगा हन जोड़ कत्वा के मेल से बी नंबर ऑप्शन हत्वा शब्द बनेगा। ठीक है, हन जोड़ कत्वा के मेल से हत्वा शब्द बनेगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? मूल प्लस ठक, मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? तो ध्यान रखिएगा मूल जोड़ ठक से मौलिक बनेगा। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेम इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें लोट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन का रूप कौन सा है? बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा जो तपानी यहाँ पर शब्द है सी नंबर ऑप्शन में तपानी, यह लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है पीतम, इस पद का प्रकृति प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है कि पीतम में पद का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि पीतम में पद का प्रकृति प्रत्यय पा जोड़ श्रित हो जाएगा। ठीक है, पा जोड़ श्रित से बनता है पीतम। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में दा प्रत्यय है? दा प्रत्यय यहाँ पर कौन से शब्द में है? देखिए जो प्रत्यय होता है वह किसी शब्द के बाद में लगता है। तो बताइए किस शब्द में दा प्रत्यय है? तो ध्यान रखिएगा एकदा। देखिए एकदा के लास्ट में दा लगा हुआ है, इसलिए एकदा में दा प्रत्यय है। 24 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा? धर्मांतरम का सही विच्छेद यानी कि संधि विच्छेद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि धर्मांतरम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा धर्म जोड़ अंतरम।
ठीक है, धर्मांतरम का संधि विच्छेद होता है धर्म जोड़ अंतरम धर्मांतरम। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पद में अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर 4 पद दिया हुआ है, इन चारों पद में से कौन से पद में अव्ययी भाव समास है। बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। समास तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर जो यथाशक्ति है इसमें अव्ययी भाव समास है। जब हम आपको समास पढ़ा रहे थे तब हम आपको अव्ययी भाव समास पहचानने का तरीका बताए थे कि किसी भी शब्द के शुरू में यदि प्रति लगा हुआ रहे, यथा लगा हुआ रहे, तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि वो अव्ययी भाव समास है। तो देखिए यहाँ पर यथाशक्ति में पहले यथा लगा हुआ है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था। तो जो वीरेश्वर था वह आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन दिलवाता था। 27 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था, तो वीरेश्वर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, कर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति अलस्कता पाठ में यह किसकी युक्ति है। मतलब यह जो बात कहा गया है यह किसके द्वारा कहा गया है, पहले आलसी के द्वारा कि दूसरे आलसी के द्वारा कि तीसरे आलसी के द्वारा कि चौथे आलसी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा दूसरे आलसी के द्वारा ही कहा गया था कि कर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति। 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों का रक्षक कौन है। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। तो स्त्रियों का रक्षक उसके पति होता है, यानी कि 29 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। स्त्रियों का रक्षक उसके पति होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। बताइए 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग को ध्यान होगा कि मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और बताइए मैत्रेयी कौन थी। तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था, तो आपको बताना है मैत्रेयी। ठीक है, और शिक्षा भी वह अपनी पत्नी को ही यानी कि मैत्रेयी को दिया था। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। बताइए 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की थी। 31 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की, तो मधुरा विजयम। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे। ठीक है, अच्युत राय कहाँ के राजा थे। बताइए 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। 32 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अच्युत राय विजयनगर के राजा थे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, स्वर्गापवर्गा अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा। स्वर्गापवर्गा अस्पद मार्ग भूते किस देश को कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा यह भारत देश को ही कहा गया है। 33 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वर्गापवर्गा अस्पद मार्ग भूते भारतवर्ष को यानी कि भारत को ही कहा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। बताइए सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा सीमांतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार है। हम आपको संस्कृत में बताए हैं कि 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, जो कि अलग अलग 16 प्रकार के संस्कार है। उसमें से पूछा जा रहा है कि सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो सीमांतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शैशव संस्कार कितने होते हैं। बताइए शैशव संस्कार कितने होते हैं। 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा शैशव संस्कार 6 होता है। 35 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शैशव संस्कार 6 होता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कन्यादान है वह किस संस्कार में होता है। ठीक है, शादी विवाह में कन्यादान होता है, वह कौन से संस्कार में होता है। तो जाहिर सी बात है कि वह विवाह संस्कार में होता है। विवाह में नहीं कन्यादान होता है, इसलिए कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। ध्यान रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है। नीति श्लोका पाठ आप लोग के बुक में पढ़ना है, तो इसी पाठ के आधार पर यानी कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी मतलब कि जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके उस पर भी विश्वास कौन कर लेता है। 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा जो अधम लोग होते हैं वह अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेते हैं, यानी कि 37 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूखा बहा क्या है। ठीक है, सूखा बहा क्या है बताइए। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा सूखा बहा एक प्रकार की अहिंसा है। 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सूखा बहा क्या है, तो अहिंसा है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनोहरा में कौन सी संधि है। बताइए 39 नंबर क्वेश्चन है कि मनोहरा में कौन सी संधि है। ऑप्शन है स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है कि पूर्वरूप संधि है। 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा मनोहरा में विसर्ग संधि है। 39 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोहरा में कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में
प्रति उपसर्ग नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा शब्द है जिसमें कि प्रति उपसर्ग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा जो प्रभावम है इसमें प्रति उपसर्ग नहीं है। बाकी जितने सारे भी यहाँ पर 3 शब्द दिया गया है, प्रतिदिनम, प्रतियोगिता, प्रत्येकम, इस सभी में प्रति उपसर्ग है, लेकिन प्रभावम में प्रति उपसर्ग नहीं है। इसलिए 40 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सचिवा नाम आलेख का समस्त पद क्या होगा। ठीक है, सचिवा नाम आलेख का समस्त पद क्या होगा, 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा सचिवा नाम आलेख का समस्त पद होगा सचिव नाल्य। ठीक है, 41 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सचिवा नाम आल्य सचिव नाल्य। अब 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। मतलब किस समास का, मतलब समास के कौन से भेद का जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक होता है। तो हम आपको जब समास पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि यदि किसी भी शब्द के पहले आपको पढ़ने से लग जाए कि इसमें संख्यावाची है, मतलब संख्या का बोध हो रहा है, इसका मतलब कि वह द्विगु समास हो जाएगा। इसलिए 42 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि समास का पहला पद यदि संख्यावाचक है तो वह द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन है कि वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। ठीक है, वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य के जो वृक्षात है तो वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, बताइए 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा अपदाने पंचमी से लिया गया है वृक्षात पत्राणि पतंती में वृक्षात पद को। ठीक है, 43 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा अपदाने पंचमी। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिया का आधार कौन सा कारक है। ठीक है, क्रिया का आधार कौन सा कारक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि क्रिया का आधार अधिकरण कारक है। ठीक है, 44 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि जो क्रिया का आधार है वह अधिकरण कारक होता है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्यायाम किस शब्द का रूप है। व्यायाम किस शब्द का रूप है, बताइए 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो व्यायाम अस्मद शब्द का रूप होता है। देखते हैं आप लोग लिखते हैं अहम अवाम व्यायाम माम अवाम असमान। तो देखिए अहम अवाम व्यायाम, व्यायाम आ रहा है बहुवचन में, तो व्यायाम अस्मद शब्द का रूप हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, जेस्यति किस लकार का रूप है। जेस्यति किस लकार का रूप है, बताइए लट है कि लंग है कि लिरिट है कि लोट है। 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा जेस्यति लिरिट लकार का रूप होता है। 46 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जेस्यति लिरिट लकार का रूप होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पद में कीतन प्रत्यय है। कीतन प्रत्यय कौन से पद में है, बताइए 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 47 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि जयम पद में कीतन प्रत्यय है। 47 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, बताइए 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा लघुत्तरम में जो तद्धित प्रत्यय है उसका नाम है तमप। ठीक है, 48 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लघुत्तरम में तद्धित प्रत्यय कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा तमप। अब चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि कुमार जोड़ ऋप से कौन सा पद बनेगा। कुमार जोड़ ऋप से कौन सा पद बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कुमार जोड़ ऋप से कुमारी बनेगा। 49 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, कुमार जोड़ ऋप से कुमारी बनेगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन है कि पीवन में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, पीवन में कौन सा प्रत्यय है। तो ध्यान रखिएगा कि पीवन में श्रित प्रत्यय है। 50 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पीवन में श्रित प्रत्यय है। चलिए तो कुल यही 50 क्वेश्चन था जो कि आपको आज के इस वीडियो में हम आपको बताए। इसके बाद आपका बच गया एक कॉमन नंबर से लेकर के 100 नंबर तक, यानी कि कुल 50 क्वेश्चन और आपको इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गया है, क्योंकि संस्कृत में कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम आपको 1 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन बताए और बाकी का जो है कॉमन से 100 तक बच गया, इसको हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो आप लोग अगला वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिसमें हम आपको पूरे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खत्म करा देंगे। तो चलिए फिलहाल आपको इस वाला वीडियो कैसा लगा, फिलहाल हम आपको जो अभी बताए यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचते रहे जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो जल्दी से आप लोग चैनल को नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद और मन लगा करके पढ़ते रहिए।